Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to discuss Unit 2 of the Financial Literacy, which is related to banking products and services. So let us start the video. First of all, we will study what are the types of banks. Number one bank is the Reserve Bank of India, which is called the central bank or the apex bank of the country. And एक और नाम जो उसका है, that is Bankers Bank. Why it is called Bankers Bank? Because it serves to the other banks. It gives its services to the other banks. And if any other bank needs funds in case of emergency, it goes to the Reserve Bank of India. मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या फिर बैंक्स के साथ डील करती है। और इसका मेन जो फंक्शन है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। ये जो जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है, मॉनिटर सुपरवाइज करता है। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज है उनकी इंफॉर्मेशन उन लोगों को प्रोवाइड करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसीज अगर आपको नहीं पता है तो मॉनेटरी पॉलिसीज बता दूं तो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं इंटरेस्ट रेट की पॉलिसीज। बैंक जो है अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें कुछ एक इंटरेस्ट देता है उस डिपॉजिट पे। सेम अगर हम बैंक से कुछ बोरो करते हैं, बैंक अगर हमें कुछ लेंड करता है पैसे, तो वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हर साल चेंज होता है। या और वो कौन चेंज करता है? आरबीआई, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसीज के अलावा जो बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म्स को भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई और सिर्फ आरबीआई को ही इंटरेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर इशूइंग द करेंसी। ओके, नेक्स्ट बैंक इज द कमर्शियल बैंक। सो जो ये कमर्शियल बैंक होते हैं, अगर हम इनकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखते हैं तो ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं इंडिविजुअल्स से और उन लोगों को मनी लेंड करते हैं, बोरोइंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल फंक्शन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कस्टमर्स के अलावा किस किस को सर्व करते हैं? फर्म्स को, एंटरप्राइजेस को, मीडियम टू स्मॉल। कमर्शियल बैंक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द शेड्यूल्ड बैंक एंड अदर वन इज द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स वो वाले बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल की लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो अगर इस लिस्ट में किसी भी बैंक का नाम है तो उनको हम शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। अगर उसमें किसी का नाम नहीं है तो वो आते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको फर्दर अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो वो होते हैं बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड दी मल्टीनेशनल बैंक्स। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं अगर वो किसी सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करें। नेक्स्ट इज द रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, मतलब इनको भी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई एक्ट कंट्रोल करता है। और ये बेसिकली केटर करते हैं अपनी सर्विसेज टू द रूरल एरियाज। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये जो होते हैं, ये ऑपरेशंस इनके जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं टू द एरिया इन विच दे आर सेट अप। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जिनमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। मोर देन 50% की ओनरशिप इनकी यहाँ पे होनी जरूरी है, तभी उनको हम कैटेगराइज करेंगे इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड हमारा इंडिया का मोस्ट फेमस पब्लिक सेक्टर बैंक इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज एसबीआई, एज वी ऑल नो। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा वी हैव दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसमें दीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड प्राइवेटली। जैसे कि पब्लिक सेक्टर का काम था इकोनॉमिक वेलफेयर या लोगों की नीड्स पे फोकस करना, इनका काम है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपने पैसे डिपॉजिट करें, बिकॉज दे फील कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ज्यादा सिक्योर होते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इसके अलावा भी काफी सारे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट इज दी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव,
कोऑपरेट करके बनते हैं, मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग, सपोज ये लोग हैं, ये आपस में मिलकर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर म्यूचुअल ट्रस्ट। इन लोगों का बाइंडिंग फैक्टर जो फाउंडेशन है, दैट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट। अब इस म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और अपनी जो भी इनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जितनी जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी नीड्स है इनकी, उनको ये फुलफिल करते हैं। हर स्टेट में अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे कि राजस्थान के लिए राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र के लिए, ऐसी हरियाणा के लिए हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। अगर हम बात करते हैं रेगुलेशंस की, तो कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, एंड इसका एक सेपरेट एक्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नेक्स्ट कैटेगरी इज द फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट होते हैं फॉरेन लैंड में। फॉर एग्जाम्पल एचएसबीसी, बार्कले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स। बेसिकली ये बैंक्स जो होते हैं वो फॉरेन लैंड के होते हैं, जो कि इंडिया में भी इनकी ब्रांच एक खुली हुई होती है। उनको, ऐसे बैंक्स को अबाइड करना होता है बाय द लॉज ऑफ देयर होम कंट्री एज वेल एज जो इंडिया के लॉज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो ये यूके का बैंक है और इसको यूके के भी लॉज मानने होंगे और इंडिया के भी लॉज मानने होंगे। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट बैंक्स। एज द नेम सजेस्ट, डेवलपमेंट बैंक्स ऐसे बैंक्स है जो किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीड फेल्ट हुई थी कि जो भी लैगिंग सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उनको हमें डेवलप करना है, तो ऐसे डेवलपमेंट बैंक्स उनके लिए हमने एस्टैब्लिश करे। There are four types of development banks: industrial, agricultural, export import and housing। ये वाले इंडस्ट्रियल चीजों के लिए है, ये एग्रीकल्चरल के लिए है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए है और ये हाउसिंग के लिए है। तो अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जैसे बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का सोल पर्पस क्या है? प्रमोशन करना फॉरेन ट्रेड का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करना। ये एक एपेक्स बैंक था उन फाइनेंस एंटिटीज के लिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती थी थ्रू कमर्शियल बैंक्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हाउसिंग बैंक्स की, तो हाउसिंग बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग सेक्टर्स को और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को। उससे रिलेटेड एक्टिविटीज से मेरा मतलब है, अगर कंस्ट्रक्शन करनी है किसी को हाउसेस की, प्लॉट खरीदना है या हाउस की रिपेयर्स के लिए जो भी फाइनेंस चाहिए, तो वो ऐसे फाइनेंस नीड्स के लिए कहाँ जा सकते हैं? हाउसिंग बैंक्स के पास जा सकते हैं। जैसे कि एक बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। और ये किसने एस्टैब्लिश किया था? कमर्शियल बैंक्स और अदर एजेंसीज ने मिलकर ये बैंक जो है एस्टैब्लिश किया था। तो ये सारे तो थे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक जो अभी तक हमने देखे। उसके अलावा जो बैंक की अगर हम एक्टिविटी की बात करें, जो बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रिटेल बैंकिंग, सेकंड है कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड थर्ड है प्राइवेट बैंकिंग। सो जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है ये जो अपने बैंक्स हैं, अपने जो भी फाइनेंशियल इनके प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो अपनी सर्विसेज होती हैं, ये किसको प्रोवाइड करते हैं? जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जनरल पब्लिक को। जो कॉरपोरेट बैंकिंग है, ये होते हैं कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए जिनकी कंपनीज होती हैं। ठीक है, ये होते हैं कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए। और जो प्राइवेट बैंकिंग होती है, ये हाई नेट वर्थ वाले लोगों के लिए होती है, जिनकी नेट वर्थ काफी हाई होती है, उनको अगर हम बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि जनरल पब्लिक को बैंक क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले उसमें आता है अकाउंट्स मैनेजमेंट। सो अगर हम अकाउंट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर हमें किसी बैंक में अकाउंट खोलना है, तो हम सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं या फिर करंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेविंग्स अकाउंट क्या है? जो नॉर्मल इंडिविजुअल खोलते हैं सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं, इंडिविजुअल्स
नहीं खोलते, ये बिजनेस के नाम पे खुलता है। जो बिजनेसमैन ट्रांजैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, तो ऐसे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको बैंक, जो कि वो लिमिटलेस डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल्स कर सकते हैं, कोई भी पे ऑर्डर उनको करना है, कोई भी चेक फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो करंट अकाउंट खोलते हैं। उसके अलावा बैंक्स हमें कार्ड्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। कार्ड्स फैसिलिटी इसके अंदर हमारे आ जाते हैं डेबिट कार्ड, उसके अलावा हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड है वो आ जाता है, कि बैंक हमें ये दोनों कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज दी डिपॉजिट्स। अगर हम डिपॉजिट्स करना चाहें बैंक में, डिपॉजिट्स मेनली सेविंग करने के लिए डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं एफडी अकाउंट, और एक होता है आरडी अकाउंट। एफडी अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एंड आरडी अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एफडी अकाउंट में क्या होता है कि मैं एक लंपसम अमाउंट जो है वो बैंक में सबमिट कर रही हूँ, और उसके अगेंस्ट बैंक मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। रिकरिंग में क्या है, अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है एक बार में, तो मैं क्या करूंगी? रिकरिंग के हिसाब से, मतलब पर मंथ या फिर पर वीक, जैसे भी बैंक मुझे फैसिलिटी देगा, मैं उसके हिसाब से अपनी सैलरी में से या अपना जो भी अर्निंग्स है उसमें से पर मंथ पैसे सेव कर सकती हूँ और बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ, और उसके अगेंस्ट बैंक मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इनका बेसिकली जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। ठीक है, अब ये जो लॉक इन पीरियड है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में। किसी किसी बैंक में जो होता है वो लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा हम लंबे टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेक्स्ट इज दी लोन फैसिलिटी। हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वेराइटी ऑफ लोन्स ले सकते हैं। हाउस लोन ले सकते हैं, कार के लिए लोन ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। तो अलग अलग पर्सनल नीड्स जिसकी हैं, बिजनेस लोन्स ले सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स बैंक के पास आते हैं और अलग अलग टाइप की नीड्स के लिए बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में क्या है कि कुछ बैंक्स जो हैं, अब ये सारे बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अगर हमें करवानी है, अगर हमें ट्रैवलर्स चेक चाहिए या ट्रैवल कार्ड्स चाहिए, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही ट्रैवल कार्ड होता है। तो अगर हमें उस चीज के लिए चाहिए, फॉरेन बिजनेस के लिए जाना है या हमें हॉलीडे ट्रिप के लिए जाना है, तो उस नीड्स को केटर करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है हमारे पास डीमैट अकाउंट सर्विस। डीमैट अकाउंट सर्विस, डीमैट अकाउंट अगर आपको नहीं पता है, तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, कि जो भी उनके पास शेयर्स हैं, जो भी उन्होंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, वो सिक्योरिटीज वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सके, होल्ड कर सके, तो उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। जो भी डीमैट अकाउंट सर्विसेज होती है, इट एनेबल्स द क्लाइंट्स एक्सेस टू देयर डीमैट अकाउंट, और इसमें उसकी इंफॉर्मेशन, इस डीमैट अकाउंट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब होगी उनकी होल्डिंग्स की, कि कितने शेयर्स उनके पास हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस उन्होंने करी हैं। तो ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें होती हैं। उसके अलावा हम यहाँ बैंक से एसएमएस सर्विसेज भी ले सकते हैं, कि हमारी जो भी डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है उसके हमें एसएमएस आते रहें। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस इज दी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। अब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि हम बैंक में काफी सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक जो है काफी सारी टाइप की स्कीम्स लेके आते हैं, और हम उसमें इन्वेस्ट करके अपना फायदा कर सकते हैं। तो रिसेंट टाइम्स में बैंक ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है अपनी क्लाइंट्स को। फॉर एग्जांपल आजकल बैंक्स ने एसआईपी स्टार्ट कर दी है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। उसके अलावा बैंक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है, बैंक्स पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देती है। उसके अलावा बैंक्स ने एक स्कीम खोली है जिसको हम कहते हैं अटल पेंशन योजना। ठीक है, उसके अलावा अटल पेंशन योजना के अलावा एक और अच्छी स्कीम है, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। अनदर वन इज दी किसान विकास पत्र। तो बेसिक ये सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर मैं इनमें से एक स्कीम को बताऊं आपको कि किसान विकास पत्र, तो किसान विकास पत्र इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जो कि 1988 में थी। तो इनिशियली ये फार्मर्स के लिए स्कीम थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अब इसमें कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है और माइनर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो ये किसान विकास पत्र है, ये आप इंडिविजुअल अकाउंट भी खुलवा सकते हो या फिर आप इसमें अपना एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस और जो सिलेक्टेड बैंक्स हैं उसी में ही होता है। इसमें आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट, अगर ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 1000 रुपीज से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ऐसी ही किसान विकास पत्र की तरह नेशनल पेंशन स्कीम है जिसके थ्रू जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको अपनी पेंशन की टेंशन नहीं होती है। सो ये तो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रोवाइड करती हैं, ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक भी ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं। लास्टली, इंश्योरेंस स्कीम्स जो होती हैं वो भी रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस स्कीम्स में आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा उपहार योजना, या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। सो ऐसे काफी टाइप्स की हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हम बैंक्स के थ्रू करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज दी सेफ डिपॉजिट लॉकर। अगर मुझे बैंक्स में कुछ डिपॉजिट अपना लॉकर में रखना है, कुछ वैल्यूएबल्स जो है वो उसको सेफ रखना है, तो मैं बैंक में जाके, लॉकर बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं वहां पे रख सकती हूँ, और उसके लिए बैंक कुछ हमसे नॉमिनल चार्जेस लेती है। ठीक है, हमसे नॉमिनल चार्ज लेगी उस लॉकर के लिए। और जो क्लाइंट है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो साइज ऑफ द लॉकर है वो चूज कर सकते हैं कि उन्हें छोटा लॉकर चाहिए या थोड़ा बड़ा लॉकर चाहिए। उसके अलावा आजकल स्मार्ट बैंकिंग भी आ गया है जिसमें हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, थ्रू द इंटरनेट हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हमें बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है किसी भी अकाउंट को खुलवाने के लिए। ऑनलाइन हम बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू एनईएफटी, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस। तो ये जो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी है, इसको डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द मोबाइल बैंकिंग। हम मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आजकल जो भी यूपीआई का चल रहा है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स, मिनी स्टेटमेंट्स हम मोबाइल में ही देख सकते हैं। हमें बैंक जाके पासबुक पे प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं होती है। ब्रांचलेस बैंकिंग भी हो गई है। ब्रांचलेस बैंकिंग में क्या होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है बैंक की। इस बैंकिंग में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो भी रूरल एरियाज है, जो भी रिमोट एरियाज हैं, वहां पे भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। होता क्या है, यहाँ पे कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होते, यहाँ पे होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं वो घर घर जाते हैं लोगों के, उनका अकाउंट खुलवाते हैं और उनको बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं, इंक्लूडिंग हॉलीडेज। राइट। फिर उसके बाद ई लॉकर्स आते हैं। ई लॉकर्स में बेसिकली होता क्या है, ई लॉकर्स में कस्टमर्स जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे बैंक के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। उसके अलावा मॉडर्न बैंकिंग, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसमें काफी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बेसिकली आता है, और इसमें हमें बैंकिंग की जो नए नए आजकल मॉडर्न चीजें चल रही हैं वो लिखनी है। तो सबसे पहली चीज हम लिख सकते हैं कैश रिसाइकलर्स और कैश डिपॉजिट मनी। अनलाइक एटीएम्स, एटीएम्स में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सो अनलाइक एटीएम्स, यहाँ पे मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज में कैश डिपॉजिट मशीन या फिर कैश रिसाइकलर्स आ गए हैं अब, जिसमें हम सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं, विड्रॉल भी, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फास्टेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है जो कि सून एटीएम्स को भी रिप्लेस कर देगी। और ये सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है, यहाँ पे लोग खुद से जाके विदाउट एनी बैंक का कोई एम्प्लॉय की नीड नहीं होती है, यहाँ पे हम अपना डिपॉजिट्स और विड्रॉल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नियो बैंकिंग। तो नियो बैंकिंग क्या होते हैं, ये डिजिटल ओनली बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, पूरा का पूरा ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। और क्योंकि आरबीआई ने अभी तक इसको फुली परमिट नहीं किया है, इसीलिए नियो बैंक्स जो हैं अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बैंक्स की पार्टनरशिप के साथ ही काम करते हैं और अपनी की सर्विसेज को
डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट इज दी व्हाट्सएप बैंकिंग। ये भी आजकल रिसेंट ही है। व्हाट्सएप बैंकिंग काफी कन्वीनियंट सर्विस है जो कि बहुत सारे बैंक्स ऑफर करते हैं, जिसमें कस्टमर्स अपने बैंकिंग सर्विसेज को व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सिस बैंक की सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो मैं एक्सेस व्हाट्सएप बैंकिंग अपने व्हाट्सएप पे उनका नंबर फीड करूंगी और वहां पे उनको मैसेज करूंगी हाय। जैसे ही मैं हाय मैसेज करूंगी तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, प्री डिफाइंड एक मैसेज आएगा, जिसमें मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकती हूँ, एफडी बुक कर सकती हूँ, रिन्यू कर सकती हूँ एफडी। और ये तो कुछ सर्विसेज दिखे हैं, उसके अलावा भी काफी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड हमें करते हैं। ग्रीन डिपॉजिट अकाउंट। सो ग्रीन डिपॉजिट अकाउंट एक टाइप का फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो कि यहाँ पे अगर हम फंड्स डिपॉजिट करते हैं तो हमारे जो फंड्स है वो बैंक्स यूज करते हैं टू फाइनेंस द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इज द स्मार्ट वॉल्ट। तो स्मार्ट वॉल्ट एक फुली ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ आर्ट रोबोटिक लॉकर है, जो कि 24/7 7 डेज अ वीक चलता है। कस्टमर्स ये लॉकर्स कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने इन द कंफर्ट ऑफ सिक्योर लाउंज, इवन इन द पोस्ट बैंकिंग आवर्स। जब बैंक बंद हो जाता है उसके बाद भी हम स्मार्ट वॉल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी थी हमारी मॉडर्न बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में देखने को मिला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो हम डिजिटल जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कैसे करवा सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो है बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, बैंक्स अपने कस्टमर्स को रेगुलर ईमेल्स भेजता है उनकी स्टेटमेंट्स के साथ कि ये आपकी स्टेटमेंट है, और क्या क्या सेफ बैंकिंग टिप्स है वो भी ईमेल्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नोटिस है तो वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज द मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में क्या है कि जो भी बैंक अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहता है तो वो एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में डाल के कस्टमर्स को दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक जो है उसका एक ऐप है व्योम। एसबीआई का जो ऐप है दैट इज योनो ऐप। तो अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग एप्स हैं, उसके थ्रू बैंक अपना एडवर्टाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज द चैटबॉट। चैटबॉट एआई के थ्रू काम करते हैं और इसमें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कस्टमर को देखने को मिलता है। चैटबॉट्स मेनली कस्टमर को असिस्ट करते हैं। अगर हम किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे चैटबॉट्स हमें कॉर्नर में दिखने को मिल जाता है, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं और जिससे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी होती है। नेक्स्ट इज दी एक्सप्लेनर वीडियोस। बैंक ने रिसेंटली स्टार्ट करा है सोशल मीडिया के थ्रू, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के थ्रू, कि वो 30 सेकेंड्स की वीडियोस बनाते हैं, एक्सप्लेनर वीडियोस, जैसे कि हाउ टू ओपन एन अकाउंट, हाउ टू डू समथिंग। सो ऐसे टाइप की ये लोग वीडियोस बनाते हैं, एक्सप्लेनर वीडियोस, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट इज द मशीन लर्निंग और द एआई। अब यहाँ पे होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के थ्रू बैंक कोशिश करता है टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब होता क्या है, जो ये एआई है ये बहुत ही स्मार्ट होता है। ये जो जितना भी पर्सन की एक्टिविटी है उनको ट्रैक करता है अक्रॉस द वेबसाइट, और डेटा जो है वो जनरेट करता है, ताकि जो कस्टमर्स की नीड है वो पहले से ही वो लोग प्रिडिक्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को एड्स दिखा सके उस बैंक की। लास्ट वन इज दी एसईओज और दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड्स का यूज होता है। तो कीवर्ड्स के यूज के थ्रू किस बैंक की एड को टॉप पे हमें प्लेस करना है, यहाँ पे उसका ज्यादा काम होता है एज कंपेयर टू दी अदर एड्स, की इस वाले बैंक की हमें एड जो है वो टॉप पे दिखनी चाहिए। तो ये सारे के सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता है और उसको एक टॉप प्लेस देता है, राइट। सो दीज आर दी वेज थ्रू विच दी जो बैंक है अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटलाइज, बैंक है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अगर बात करें तो बैंक में जब भी हम जाते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट इज द पैन कार्ड।
पैन कार्ड इज दी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक 10 डिजिट का नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि यहाँ पे इंक्ड होता है। जैसे कि आप ये नंबर देख रहे हैं तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और इसमें नंबर्स भी होते हैं, जो कि एक लैमिनेटेड कार्ड में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों देता है? ताकि ये लोग टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। पैन कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, ठीक है, इट इज लिंक्ड विद आवर बैंक अकाउंट। और आजकल तो ये आधार कार्ड से लिंक करना भी इम्पोर्टेंट हो गया है, कंपलसरी हो गया है। सो बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे बैंक अकाउंट में मोर देन सम सर्टेन लिमिट अमाउंट है तो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि हमें अब टैक्स भरने की जरूरत है, कि इस इंसान के पास इतने पैसे हैं तो अब ये टैक्स भरेगा। राइट, तो आइडेंटिफाई करना है हमें टैक्स पेयर को। और कोई भी टैक्स पेयर अगर अवॉइड करना चाह रहा है, टैक्स इवेजन करना चाह रहा है, तो उसको भी ये लोग आराम से ट्रैक कर लेते हैं। राइट, सो जो पैन है बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट लिंकिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। काफी, जैसे मैंने अभी बताया, आधार कार्ड को लिंक करवाना होता है बैंक के थ्रू। सो वो चीजें भी यहाँ पे होती है। उसके अलावा नेक्स्ट इज द एड्रेस प्रूफ। अगर हम बैंक में जाते हैं हमें एड्रेस प्रूफ रखना होता है। अब किसी को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आता है। हम समझते हैं कि एड्रेस प्रूफ में हमारा आधार कार्ड आता है। नो, एड्रेस प्रूफ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड जो कि नरेगा के थ्रू इशू होता है, और ये साइंड होना चाहिए एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू। आधार कार्ड हम दे सकते हैं। यूटिलिटी बिल, अब यूटिलिटी बिल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, वाटर बिल आ सकता है, जो कि लेस देन 2 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट है, हम वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये 3 कैलेंडर मंथ्स, मतलब जिस वक्त तुम डिपॉजिट कर रहे हो उससे 3 महीने या 4 महीने पहले की होनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स बिल भी हम सबमिट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स की कोई रिसीप्ट 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, हम वो भी एड्रेस प्रूफ के लिए हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आर फॉर द एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा थर्ड जो हमें मेन करवाना होता है दैट इज केवाईसी। केवाईसी फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। केवाईसी एक ऐसा मैकेनिज्म है कस्टमर की आइडेंटिटी बेसिकली पता चलती है कि ये लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कस्टमर की जेन्युइननेस पता चलती है। अब ये भी केवाईसी जो है पैन कार्ड से लिंक होता है। अगर हमें केवाईसी करानी होती है तो हमें पैन कार्ड देना पड़ता है, अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।